सो वेलकम बच्चों अच्छी क्लास में। आज हम अपनी क्लास में बेटा जैसे हमने पिछली क्लास में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस किए थे, आज दोबारा मैं चैप्टर वाइज आपको सीबीएसई में पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर के में जो सीबीएसई ने पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी हम बात करेंगे, और जो क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछता है आज उनकी हम बात करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो आपको बेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवर्ड्स लेट इन 1920। अब देखो बेटा बात हो रही है साल 920 के 920 के आगे वाले सालों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में एक टर्म आया था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, इंडिया के ऊपर। तो वो पढ़ लेते हैं इसका आंसर में क्या है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, और बार बार ऐसे क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो पूरे वर्ल्ड में था उस पे उसका इफेक्ट इंडिया में क्या था 1920s में। 19th सेंचुरी में कॉलोनियल इंडिया हैड बिकम एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एंड इंपोर्टर मैन्युफैक्चर। देखो भाई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आप लोगों को पता होगा। तो इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जो ब्रिटिश राज था, उसमें क्या था, इंडिया क्या करता था, जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, जो खेती बाड़ी से गुड्स मिलते थे, ठीक है, उन्हें जो प्रोडक्ट्स मिलते थे खेती बाड़ी से उसको एक्सपोर्ट करता था, मतलब बाहर कंट्रीज में भेजता था। और जो मशीन मेड गुड होते थे, जो मशीन से बनते थे बाहर कंट्रीज में, उसको अपने देश में मंगाता था, क्योंकि वो थोड़े से सस्ते चीप प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर और इम्पोर्ट कर रहा है मशीन मेड गुड्स इंडिया 920 के अंदर। द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। और जितना भी इंडिया में बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके होता था उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे वो बेसिकली हाफ हो गए 928 से 934 के बीच में। इंटरनेशनल प्राइसेस जो थे वो नीचे गिर गए। जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जो बाहर एग्रीकल्चर गुड्स बेचते थे, उनको बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिले। ठीक है, और इसके होते हुए भी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, एक वो जो रेवेन्यू लेते थे फार्मर से, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हम आपसे रेवेन्यू उतना ही लेंगे, कोई कमी नहीं होगी इस रेवेन्यू में। एक तो बेचारे वो वैसी लॉसेस में जा रहे थे, ऊपर से कॉलोनियल गवर्नमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनसे रेवेन्यू मांगने लगी पड़ी थी। जो फार्मर थे वो बेचारे कर्जे के अंदर ही दब गए, और इससे क्या था, इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था ट्रेड के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन से। ठीक है बेटा, तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जूट प्रोड्यूसर्स बंगाल के जो थे बहुत ज्यादा लॉसेस में चले गए थे। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन या ऐसा लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे आप आंसर को इसमें अटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे सीबीएसई में बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से, वो चैप्टर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में 2011 में पूछा गया था, और इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछे गए थे आगे सालों में। पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या था। हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्वराज। अब देखो स्वराज मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन से पहले कि स्वराज का मतलब क्या था और लोगों ने इसको क्या क्या समझा। स्वराज एक गांधी जी का टर्म था। ठीक है, स्वराज का मतलब गांधी जी का बस इतना था, अपना देश अपना राज। ठीक है, बट इसका मतलब जो बहुत लोग थे उन्होंने बहुत गलत इंटरप्रेट किया था, बहुत लोग थे उन्होंने सही भी इंटरप्रेट किया था। इसी बीच में कंफ्यूजन में अब एक निकल के आए थे प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, अब उन्होंने प्लांटेशन वर्क ने स्वराज का मतलब क्या समझा, यही वो क्वेश्चन पूछता है। तो समझाता हूँ बेटा, प्लांटेशन वर्कर के लिए जो असम के थे, कहाँ के प्लांटेशन वर्कर, असम के जो प्लांटेशन वर्कर थे, उनके लिए स्वराज का मतलब बिल्कुल डिफरेंट था। उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि भाई वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां से बाहर निकलने के लिए उनको अपने घर परिवार गांव जाने के लिए ब्रिटिशर्स की इजाजत, परमिशन चाहिए होती थी। तो उन्हें लगा कि स्वराज के आने के बाद उनको कोई भी परमिशन की नीड नहीं होगी, वो फ्रीली मूव इन मूव आउट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, और जो भी था उनको अपने गाँव जाना हो तो उनको ब्रिटिशर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो ब्रिटिशर्स ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट निकाली थी, उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था जो प्लांटेशन वर्कर हैं असम के, वो ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना वो टी गार्डन नहीं छोड़ सकते हैं। बट जैसे ही स्वराज का उन्होंने सुना, उन्होंने जो था अपना प्लांटेशन की जगह छोड़ी और आगे बढ़े, बट ब्रिटिशर्स ने उनको पनिशमेंट दी और वापस उनको वहीं पे प्लांटेशन की जगह ले गए। और इन्होंने स्वराज का मतलब गलत भी समझा था, क्योंकि स्वराज गांधी जी का तो मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जहां तुम काम कर रहे हो वहां से निकल सको, पर गांधी जी का स्वराज से ये मतलब था कि भाई अपना देश अपना राज। पर प्लांटेशन वर्कर्स ने कहीं ना कहीं स्वराज वर्ड को गलत इंटरप्रेट करा था, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो बेटा ये चीजें थी कि एक बार गो थ्रू कराया तो क्वेश्चन कि प्लांटेशन वर्कर जैसे हम के थे उन पे एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगी हुई थी, कि जिसके तहत कि वो जो प्लांटेशन वर्कर थे अपना टी गार्डन नहीं छोड़ सकते थे ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना।
ठीक है। तो जैसे स्वराज उन्होंने सुना, महात्मा गांधी के मूवमेंट के बारे में सुना, उन्हें लगा कि वो ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना अपने गांव जा सकते हैं, टी गार्डन छोड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। उन्हें ब्रिटिशर्स ने नहीं जाने दिया वापस और उनको पनिशमेंट अलग से दी। ठीक है, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो ये था बेटा स्वराज का मतलब, जो प्लांटेशन वर्कर ने गलत कहीं ना कहीं समझा था। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच द गांधीजी डिसाइड टू कॉल। भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बार नहीं कई बार कॉल ऑफ हुआ था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत बार कॉल ऑफ किया था। ठीक है। अब मैं आपको दो मूवमेंट के बारे में ना यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड समझाया था। एक मूवमेंट जो गांधी जी की थी वो थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और एक थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों में फर्क क्या था, बार बार क्यों हो रही थी और क्या था, वो मैं समझाया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है? नॉन मतलब नहीं, कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स का कोई भी काम नहीं करना, ब्रिटिशर्स कोई भी बिजनेस नहीं करना, ब्रिटिशर्स के आगे का पालन नहीं करना। ये था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कि भाई कॉर्पोरेट नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल सिविल का मतलब होता है कानून, लॉ। डिसोबीडियंस मतलब नहीं मानना। सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या हो गया? कानून को, ब्रिटिशर से कानून को नहीं मानना। ठीक है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस अलग था, नॉन कॉर्पोरेशन अलग था। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी 931 में, गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ क्यों किया था, वापस क्यों ले लिया था, वो पढ़ लेते हैं। कि पहला रीजन ये है, पॉलिटिकल लीडर जो अब्दुल गफ्फार खान थे उसका उसका उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और बहुत सारे 1 लाख लोग ब्रिटिशर ने अरेस्ट कर लिए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग बल्कि अरेस्ट कर लिए थे ब्रिटिशर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, भाई जितना सिविल डिसोबीडियंस में लोग शामिल होते जा रहे थे, गवर्नमेंट उतना ज्यादा परेशान होती जा रही थी, गवर्नमेंट उन पे अटैक्स करने लगी थी, वुमेन चिल्ड्रन की भी पिटाई होने लगी थी। इट रिजल्ट इन अपराइजिंग पेशावर इन 1930 में, बहुत सारे दंगे होने लगे, इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे पुलिस पोस्ट पर अटैक करने लगे, रेवोल्यूशनरीज जो थे वहाँ पे भी गवर्नमेंट और रेवोल्यूशनरीज के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। ठीक है, और बहुत सारी जो गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंट हो चीजें, वॉयलेंस ना हो, बट अल्टीमेटली वॉयलेंस चीजों में देखने को मिल रहा था। तो गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉयलेंस फैल ऑलरेडी चुका था। गांधी जी नहीं चाहते और वॉयलेंस फैले, तो इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया वापस, कि भाई हमें आगे इस मूवमेंट को नहीं बढ़ाना है। और ये जो रीजंस है, इनमें से आप अच्छे से रीजंस पढ़ के समझ के लिख सकते हैं। मैंने आपको फर्क समझा ही दिया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फर्क क्या होता है। ठीक है, और ये भी बता दें सिविल और सिविल को 1931 में कॉल ऑफ क्यों किया था। ओके बेटा, तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन यही था, आपको समझा चुका हूँ कि भाई इंडिया पे क्या फर्क पड़ा था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन सिटीज। अब देखो मैंने इसी से पहले समझाया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या होती है, कि भाई ब्रिटिशर कॉर्पोरेट नहीं करना, वो धीरे धीरे कम क्यों हो गई और लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन में भाग लेना क्यों छोड़ दिया, क्वेश्चन इस बारे में है। मैं आपको समझाता हूँ कि लोगों ने पहले क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे उनके साथ काम करना छोड़ दिया, उनकी जॉब्स छोड़ दी। ठीक है, उनके साथ बिजनेस करना छोड़ दिया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, जब उन्होंने जॉब्स छोड़ी, बिजनेस छोड़ा उनके साथ करना, उनको कोई और भी ऑल्टरनेटिव नहीं मिला। समझ लो कि एक टीचर था, वो ब्रिटिशर्स के स्कूल में पढ़ाता था। ठीक है, उसने अपने ब्रिटिशर्स के स्कूल से जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ने के बाद उसको कोई और भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था उस टाइम इंडिया का, कि इंडियन को अच्छा उन्हें प्लेसमेंट मिले कि अपना घर पर ऐसे एक टीचर नहीं लाखों टीचर होंगे जिन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन में अपनी जॉब छोड़ी होंगी। ऐसे बहुत सारे लॉयर होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, और बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की जॉब छोड़ी होगी नॉन कॉर्पोरेशन में, उनको कहीं और भी जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो और बहुत ज़्यादा उनको परेशानी देखने को मिल रही थी कि भाई वो अपना घर परिवार कैसे चलाएं, तो ये दिक्कत उनको देखने को मिल रही थी। तो इसलिए उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन में भाग लेना छोड़ दिया, वापस ब्रिटिशर्स की जो जॉब्स थी वो जाके ज्वाइन कर ली। और जो बिजनेसमैन इनके साथ डील नहीं, जैसे कि एक क्लोथ का एग्जांपल ले लो, अगर आप खादी क्लोथ की बात करते हैं तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया में बनने वाले कपड़े को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था बेटा। तो इसलिए उनको अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद ब्रिटिशर्स के बनाए हुए चीप मशीन गुड ही, चीप मशीन कपड़े ही पहनने पड़े। ठीक है, तो ये दो रीजन थे कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन का जो वैल्यू थी धीरे धीरे लोगों में या सिटीज में कम होती चली जा रही थी, कि लोग चाहते तो थे नॉन कॉर्पोरेशन में पार्ट लेना, बट प्रैक्टिकली वो ले नहीं पाते, कि जो ब्रिटिशर्स के लिए इनको जॉब करनी थी, ब्रिटिशर्स के बनाई गुड्स ही उनको यूज करने पड़ रहे थे। तो ये रीजन था बेटा नॉन कॉर्पोरेशन में क्या क्यों सिटीज में स्लो डाउन हो गई।
अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बेटा 2012 में भी है, 2013 में भी है, और ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके कई बार आते हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीजेंट्स इन अवध इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब जो पीजेंट्स अवध में थे, उनका नॉन कॉपरेशन में क्या भागीदारी थी, वो पढ़ लेते हैं। अवध का केस बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। द रोल ऑफ पीजेंट अवध इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बता रखा है। इन अवध द पीजेंट्स मूवमेंट व लेड बाय, भाई यहाँ पे जो लीड कर रहे थे जो पीजेंट्स को, फार्मर्स को, वो थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, ठीक है। द मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी? तालुकदार लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट मूवमेंट थी, जो हाई रेंट मांगते थे फार्मर्स से, पीजेंट से, ठीक है। पीजेंट्स को बहुत ज्यादा रेवेन्यू देनी पड़ती थी, लैंडलॉर्ड मतलब जो जमींदार होते थे उनको, ठीक है। और फ्री में उनके खेतों में जाके या उनकी जगहों पे जाके काम भी करना पड़ता था। एक तो पैसे भी दे रहे हैं, ऊपर से उनको जमींदारों की जमीनों पे जाके फ्री में काम भी करना पड़ता था। ऊपर से कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई नोटिस नहीं था, जमींदार का जब मन करता था उनको जमीन से निकाल दिया करता था। बहुत सारी दिक्कतें जो पीजेंट्स थी उनको देखनी पड़ती थी जमींदार लोगों की वजह से। तो भाई उन्होंने पीजेंट ने कहा कि हाँ, हम अब जमींदार लैंडलॉर्ड की अब नहीं सुनेंगे, अब लैंडलॉर्ड्स को हमारी भी सुननी चाहिए, ठीक है। और तो इन्होंने सबसे पहले नाई धोबी बंद किया, मतलब जितने भी नाई धोबी थे उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया जमींदारों के लिए, ठीक है। और वॉशरमैन, बार्बर्स वगैरह जितने भी थे, उन्होंने मतलब अपना काम बंद कर दिया कि हम जमींदार लैंडलॉर्ड्स के लिए काम नहीं करेंगे। 1920 में वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू विजिट करते हैं, और वो वहाँ पे ओध किसान सभा खोलते हैं, ताकि जो लोग हैं अपनी शिकायतें जाके ओद किसान सभा में बता सकें जमींदारों के अगेंस्ट में, ठीक है। और करते करते 300 ब्रांचेस खुल जाती हैं ओद किसान सभा की। 921 में जो हाउस ऑफ तलुकदार मर्चेंट्स थे, वो अटैक होते हैं, बाजार लूट लिए जाते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें, जमींदारों पर अटैक्स करने लग जाते हैं पीजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये भी समझ आता है कि भाई गांधी जी कोई भी मूवमेंट में वायलेंस नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे जो था वायलेंस था, तो मे भी गांधी जी को उनको सपोर्ट ना मिलता, क्योंकि गांधी जी तो नॉन वायलेंस चीजों को ही सपोर्ट करते थे। ये भी एक चीज थी इस मूवमेंट की इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। अवध का केस बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ अगर होगा तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब एनी 3 सप्रेसिव मेजर टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्लैम्पडाउन। अब भाई बहुत सारे नेशनलिस्ट बढ़ रहे थे, देशभक्त बढ़ रहे थे इंडिया में, उनको नीचे गिराने के लिए, उनको शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या स्टेप उठाए वो बताने हैं। पहला, द फियर डेट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन द रेलवे टेलीग्राफ माइट गेट डिस्टर्बेड। उन ब्रिटिशर्स को लगा भाई कि उनकी जो रेलवेज हैं, टेलीग्राफ है, उसमें दिक्कत आ सकती है नेशनलिस्ट की वजह से, ठीक है। तो जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, गांधी जी को मना कर दिया कि दिल्ली में आप एंटर नहीं होंगे। और 10 अप्रैल 1918 में तो क्या किया भाई, लोग शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे अमृतसर में ब्रिटिशर्स ने गोलियां चला दी। पहला तो ये कर दिया। दिस प्रोवर्ब, इससे क्या हुआ, लोगों ने जब सुना ऐसी चीजें फैल रही हैं, तो क्या किया कि भाई लोगों ने, जो इंडियंस थे, उन्होंने भी वापस अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश पीपल के ऊपर, ठीक है। और ये करते करते दोनों तरफ से अटैक होना स्टार्ट हो गए। न्यूज़पेपर बैन कर दिए गए, एडिटर्स को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी करी कि भाई जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि देश में उनके खिलाफ कोई भी आवाज ना उठाए, तो उन्होंने जितने भी नेशनलिस्ट थे उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, और एक्शन सामने आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 पूछा गया, और आज के आगे में लैंग्वेज चेंज कर करके ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आज की क्लास में बेटा हम इतने क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के मैं आपको समझाऊंगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट कर करके आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप कहीं पे लिख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपके बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको आप एक बार गो थ्रू करिएगा, और अपनी तरफ से भी आंसर बनाने की कोशिश करिएगा एनसीईआरटी की बुक्स के थ्रू। तो थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए, और चैनल के और भी वीडियोस है, आप उनको भी देखिए, और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके भी मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जरूर बताऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। थैंक यू।